नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर एक हाई लेवल बैठक की, जिस पर पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के निर्देश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जानकारी प्रियंका गांधी को देने की बात कही, जिस पर बीजेपी भड़क गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नियम लागू किए, जबकि राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया और इस महीने की 12 तारीख से मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विवादास्पद तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ देश के दूसरे शहरों में भी विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसकी एक तस्वीर ग्वालियर से सामने आई, जहां हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सैलून पर धावा बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शनकारी सैलून के अंदर तो नारेबाजी और तोड़फोड़ करते दिखे ही, बाहर भी लोगों ने खूब बवाल किया। जो भी चीज इन प्रदर्शनकारियों के हाथ लगी, उसे उन लोगों ने चकनाचूर करके ही दम लिया। प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जो सैलून के अंदर नारेबाजी करती दिखी। जिस दौरान ये सब कुछ हुआ, सैलून के अंदर कुछ ग्राहक भी मौजूद रहे, जो हंगामा होते वहां से चलते बने। हिंदू सेना से जुड़े संजय अग्रवाल ने बताया कि वो किसी भी सूरत में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉकबंदी की वहाँ पर चेतावनी दी कि दोबारा ना खोले। प्रदर्शन की कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें इंदौर से भी सामने आई। वहाँ करणी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। सौभाग्य की एक बात यह कि जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जावेद हबीब के नाम से सैलून चलाने वाले कुछ लोगों ने अपने सैलून का नाम बदलने भी शुरू कर दिए, ताकि उन्हें विरोध का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इस्तीफे की मांग पर अस्पताल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गए। आरोप है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ड्यूटी पर तैनात एक नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता के इस्तीफे की मांग करते हुए वहां काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में बैनर दिखे, जिन पर स्टाफ के साथ अभद्रता बंद करने, नर्सों को सम्मान देने और के गुप्ता से इस्तीफा देने की बात लिखी गई थी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान के गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बीएचयू अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने अस्पताल के अधिकारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। सरकार एक तरफ फूल बरसा रही है, यहाँ के अधिकारी लोग हमारे पे डंडियां बरसा रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर काफी देर तक नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन इसके बाद भी नर्सिंग स्टाफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। सौभाग्य की एक बात यह कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता पर नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारने का आरोप है, जिसके विरोध में अस्पताल में काम करने वाले 200 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ 8 जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं और के गुप्ता के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से काम पर लौटने की अपील की, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी और इन सभी के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई जो विरोध प्रदर्शन की वजह से इलाज करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। यूरोपीय देश अल्बानिया की राजधानी तिराना में मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता शैली बेरिशा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये लोग पार्टी के मौजूदा नेता लुल्जिम बाशा का विरोध करने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी सीढ़ियों की मदद से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ तो हथौड़ों की मदद से दरवाजों को तोड़ते नजर आए।
प्रदर्शनकारियों के हिंसक होते ही वहां मौजूद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ कुछ देर के लिए तितर-बितर हो गई। हालांकि वो लोग एक बार फिर मजबूती के साथ आगे बढ़े और पार्टी मुख्यालय पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां कुछ और पुलिस बल को बुलाना पड़ा, जिसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तब जाकर उत्पात मचा रहे लोग काबू में आए। इस हंगामे और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और एक अधिकारी के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि हिंसा के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सौबात की एक बात यह कि पिछले साल सितंबर में लुल्जम बादशाह ने शैली बेरिशा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद से पार्टी के भीतर तकरार छिड़ी हुई है और यह तकरार अब हिंसक रूप ले चुकी है। जिस वक्त ये बवाल हुआ, बादशाह और उनके समर्थक पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 77 साल के बेरिशा ने अपने हक की लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी और टीकाकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की जानकारी दी गई और इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि 7 दिनों के अंदर देश में 15 से 18 साल के 31% आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है, जिस पर पीएम मोदी ने संतोष जताते हुए मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान को और ज्यादा तेज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने राज्यों में जिला स्तर पर मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने राज्यों के हालात पर वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने की भी बात कही और यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कुछ बड़े अधिकारी अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, प्रशांत कुमार और अमिताभ यश को हटाने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पुणे दौरा रद्द हो गया। पीएम वहां इसी महीने की 18 तारीख को कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं। अरविंद केजरीवाल 7 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर काम पर लौटे हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। अगर आप मास्क पहनोगे, मास्क पहन के घर से बाहर निकलो। बीजेपी नेता वरुण गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एवन डॉडिक और मार्सेलो मेलो को 6-1 और 6-3 से हराकर ये जीत दर्ज की। बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की 11 डोज लगवाई। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 दोस्तों ने मिलकर पैसों के लिए अपने एक दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बताया गया कि मरने वाले का नाम सिराज है और वह हरिद्वार में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को चाकू मार दिया, जिसमें वो घायल अवस्था में अस्पताल गया। अस्पताल में उसकी फिर मृत्यु हो गई। सिराज के घर वालों का आरोप है कि उसके तीनों दोस्तों ने पहले उससे रंगदारी मांगी और नहीं देने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। रंगदारी मांग रहे थे, इसके स्कूटर छीन कर जा रहे थे। हमें तो न्याय चाहिए, मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। हत्या की इस वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां किसी पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में जमकर झड़प हो गई। बताया गया कि यह हंगामा इस साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी को हुआ, जब 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस दौरान एक गुट के लोग अपने मकान की छत पर खड़े दिखाई दिए, तो दूसरे गुट के लोग जमीन पर। बावजूद उसके उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें कुछ महिलाएं भी नजर आईं। दूसरा गुट जो जमीन से इन हमलों का जवाब दे रहा था, उनमें एक आदमी पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ लोग डंडों के साथ खड़े नजर आए। इस बीच उस गुट के लोगों ने मकान की छत पर खड़े लोगों को धमकियां देनी भी शुरू कर दी। इस दौरान गांव के किसी भी आदमी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उनके बीच काफी देर तक यूं ही झड़प होती रही, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बाद में ये वीडियो खूब वायरल हो गया।
सौभाग्य की एक बात यह कि एक दूसरे पर हमला करने की होड़ में उन लोगों को इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि उनके पत्थर बरसाने से दूसरे लोगों को भी चोट आ सकती है, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। हालांकि पुराने विवाद पर झड़प का यह वीडियो पुलिस तक भी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक अब महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ आ जा नहीं सकेंगे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक फिलहाल बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को रात 10 बजे तक 50% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है और इसके अलावा बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम किया जा सकेगा और यही नहीं, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और तो और वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत होगी। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना की वजह से खेल के मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। जरूरी कामों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हर आदमी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। 50% होटल्स, मॉल्स ये चालू रहेंगे। जिम है, स्पा है, ब्यूटी पार्लर है, तो पूरा के पूरे बंद रहेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पर्यटन स्थल मरी में भारी बर्फबारी की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। यह घटना तब हुई जब रावलपिंडी जिले में मौजूद मरी तक जाने वाला हर रास्ता उस वक्त बंद हो गया जब हजारों की तादाद में सैलानी वहां बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे थे। लेकिन मरी में हो रही भारी बर्फबारी से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया और हजारों लोग गाड़ियों में ही फंस गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उनमें सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। सड़क पर फंसी गाड़ियों के ऊपर 3 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर भारी भरकम कई पेड़ गिरे दिखाई दिए, जिन्हें मशीन की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही थी। देखते ही देखते वहां के हालात बद से बदतर हो गए। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान भारी बर्फबारी के बीच गाड़ियों को निकालते दिखे। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एक गाड़ी को निकालने की कोशिश करते नजर आए। 18 से 20 लोगों को हमने जिंदा रेस्क्यू किया है। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर बर्फ की मोटी चादर पर चलते दिखाई दिए, जबकि उनके बगल में कई गाड़ियां बर्फ में दबी नजर आईं। सौभाग्य की एक बात यह कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर मरी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय प्रशासन के साथ सेना को भी लगाया गया। तो वहीं इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसे आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया और लोगों से वहां नहीं जाने की अपील की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया और जांच के आदेश दिए। यही नहीं, भारी बर्फबारी की वजह से वहां के लोगों को पीने के पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। बुल्लीबाई ऐप केस में सफलता के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ सुल्ली डील्स ऐप केस में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उसने एक आरोपी को मध्य प्रदेश से धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ने इंदौर से सुल्ली डील्स ऐप के मास्टरमाइंड को पकड़ने का दावा किया, जिसका नाम ओंकारेश्वर ठाकुर है, जो इंदौर की न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ट्विटर पर एक ग्रुप का सदस्य था और उसने ही ये ऐप अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ग्रुप के सदस्यों को शेयर किया था। साथ ही यह भी मालूम चला कि इस ग्रुप के सदस्यों ने ही एक खास समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें ऐप पर अपलोड की थी। कुछ महीने पहले यह ऐप उस वक्त सुर्खियों में आया था जब मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर नीलामी करने के आरोप लगे थे। गुजरात के सोमनाथ में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ये हालात तब हैं जब देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या 1.5 लाख को पार कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सोमनाथ में नियमों को ताक पर रखकर, या यूं कहें कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मैराथन का आयोजन किया गया। और हैरानी की बात यह है कि इस मैराथन को बीजेपी के सांसद ने हरी झंडी दिखाई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मैराथन में हिस्सा
ले रहा कोई भी शख्स मुंह पर मास्क लगाए नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले ही नहीं बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों ने भी मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में कोरोना के मामले कम हैं, वहां रोजाना 5000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में लोगों को जानलेवा वायरस से बचाया जा सके। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मैराथन का आयोजन करने वाले लोगों पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के एक बयान पर घमासान छिड़ गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को मुद्दा बना लिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी प्रियंका गांधी को देने की बात कही। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस बयान के बहाने बीजेपी ने गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया। चन्नी जी एक कठपुतली है और इस कठपुतली के धागे सोनिया गांधी जी की उंगलियों में। गांधी परिवार पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार में देरी नहीं की। वो इस चक्कर में थे कि और इसको सांप्रदायिक मामला बनाकर देश में कुछ फायदा उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की याद में दिसंबर की 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पीएम के इस ऐलान पर बीजेपी के कई नेताओं ने उनका शुक्रिया अदा किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्र 1704 में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए थे। कितना जरूरी है हमारे बच्चों तक ये इतिहास पहुंचे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ इस सोच के लिए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर देश के कई गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने माथा टेका, जबकि देश के कई नेताओं ने इस मौके पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साल 2017 में मनाए गए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर अपने पटना दौरे की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा की, जिनमें वो पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकते दिखाई दिए। यूपी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने संकेत दिया कि वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक भी बुलाई। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। समाजवादी पार्टी चूंकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, कार्यकर्ताओं से बैठक कर करके सब साथियों से मशवरा कर करके फिर निर्णय लेने का काम करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कर दी गई। बुधवार से मेडिकल कॉलेजों में पीजी के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2,98,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। बिहार के नवादा में पुलिस पर लापता बच्चे की तलाश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मास्क नहीं लगाने के विवाद के बीच सड़क हंगामा दिखाई दिया। आरोप है कि तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव ने मास्क नहीं लगाने पर एक दुकानदार को थप्पड़ मार दिया, जिससे भड़के लोगों ने तहसीलदार की गाड़ी घेर ली और बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिस लड़के को थप्पड़ मारा गया उसके घर वाले तहसीलदार से माफी की मांग पर अड़ गए, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए गाड़ी में बैठे तहसीलदार विवाद खत्म होने का इंतजार करते रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद जब लोग शांत नहीं हुए तब तहसीलदार ने सबके सामने हाथ जोड़कर उस लड़के से माफी मांगी। अधिकारी के माफी मांगते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य में इस वक्त मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, जिसका पालन करवाने के इरादे से तहसीलदार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन नियमों का पालन करवाने के चक्कर में विवाद खड़ा हो गया।
सौभाग्य की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या हाल ही के दिनों में तेजी से बढ़ी, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां सख्त कर दी, नियमों को और कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए। लेकिन मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही चिंता बढ़ाने वाली है। कोरबा में जिस लड़के को मास्क न लगाने पर थप्पड़ जड़ा गया, उसका कहना था कि ग्राहक से बात करने के चक्कर में मास्क खिसक गया, जिस पर तहसीलदार भड़क गए और आरोप है कि उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। देश भर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच संसद और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ है। संसद में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारियों और सुरक्षा बल के जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जांच कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 6 और 7 जनवरी को की गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसका पता चलते ही शुक्रवार से ही वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर रहे हैं वो। और साथ ही इस दौरान सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जा रही है, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच करवाई जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भोला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने हर रंग को जोड़ा है जी, इसलिए इस बार हर रंग की होली होगी। होली वही अच्छी होती है जो सब रंगों की हो। ये एक रंगी लोग इस बार जाने वाले हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में डूब रही एक लड़की को पुलिस वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना तब हुई जब लड़की समंदर में एक नाव पर सवार थी, लेकिन तभी नाव से एक बड़ी लहर आकर टकरा गई, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठी और किसी के कुछ समझने से पहले ही वो समंदर में गिर गई, जिसके बाद वो डूबने लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान नाव पर लड़की के पास एक रस्सी फेंकने की तैयारी करता दिखा। थोड़ी देर बाद उसने लड़की के पास रस्सी फेंकी। वीडियो में समंदर में गिरी लड़की लाल रंग के लाइफ जैकेट भी पहने दिखाई दी, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रही। समंदर में जिस जगह वो लड़की थी वहां पहले से ही पुलिस का एक जवान उसके साथ तैरता नजर आया, जिसने उस लड़की को रस्सी पकड़ने में मदद की। जैसे ही उस लड़की ने रस्सी पकड़ी, नाव पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे फौरन खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। सौभाग्य की एक बात यह कि वो लड़की वहां घूमने पहुंची थी और गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव में सवार होकर समंदर की सैर कर रही थी, लेकिन तभी एक जोरदार लहर से नाव हिली तो वो लड़की समंदर में गिर गई। राहत की बात यह रही कि फौरन उसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिहार के नवादा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी ना मिल पाने पर उसके घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। खबर है कि बच्चे के घर वालों ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इलाके की एक सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने ईंटों और पत्थरों से रास्ते को बंद करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कई लोगों ने टायरों को आग के हवाले कर दिया। सड़क पर किस तरह से आगजनी हुई, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हंगामा कर रहे लोग बहुत देर तक वहीं डटे रहे और बाद में पुलिस के समझाने पर ही रास्ते को खुलवाया जा सका। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होगी। खबर है कि लखनऊ में सुबह बीजेपी की एक अहम बैठक होगी, जिसमें पहले चरण के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना के वरंगल पहुंचे, जहां उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला बोला। निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यूपी और उत्तराखंड में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार बीएसपी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट लाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें चौपट हो गईं। राज्य के हरदा जिले में आसमान से आंवले के आकार के ओले गिरे, जिसने सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं और चने की फसल को बर्बाद कर दिया। फसलों को हुए नुकसान की वजह से वहां के किसानों की परेशानियां बढ़ गईं। गेहूं और चने की फसल ओलावृष्टि से बहुत ज्यादा 100% नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं सरकार से कि वो पूरा मुआवजा हमें दें। इस घटना से राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ हरदा जिले में प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में जाकर फसल को हुए नुकसान को देखा और किसानों को मुआवजा देने का भरोसा दिया। इसका वीडियोग्राफी करा के हम सर्वे करा रहे हैं। एक किसान का आदेश दे दिए हमने, डीडी मेरे साथ है, कलेक्टर भी को भी निर्देश दे दिए हैं। हरदा जिले की तरह छतरपुर और गुना में भी बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर लोगों की चेकिंग की गई और गैर जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोगों को इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। इसमें जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही सड़कों पे आने जाने की इजाजत दी जा रही है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 327 लोगों की मौत हो गई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक गुरुद्वारे में पूजा की। इस दौरान उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मानवता का रक्षक बताया। अपनी अध्यात्म के अलग जगाते जगाते बाबर जैसे आक्रांता को जाबर कहने का साहस भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बर्फ में दबी एक महिला और उसकी बेटी को सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। उस इलाके में अचानक आए बर्फीले तूफान में दोनों दरअसल फंस गए थे, जिसकी खबर मिलते ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और सुरक्षा बल के जवान बिना वक्त गवाए 2 जिंदगियों को बचाने में जुट गए। उन्होंने पहले तो उस जगह पर जमी कई फीट बर्फ हटाई। ये काम काफी सावधानी से और जल्दी करना था, क्योंकि उसके नीचे वो महिला और उसकी बेटी दबी थी। इस दौरान आसमान से लगातार बर्फबारी भी होती रही, लेकिन जवानों ने इसकी परवाह नहीं की और अपने अभियान को पूरा करके ही दम लिया। जवानों ने उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। उस इलाके में पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। सौभाग्य की एक बात यह कि बर्फबारी के मौसम में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ जाता है। पुंछ में भी यही हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते सुरक्षा बल के जवानों को इसकी खबर दे दी गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू कर दिया गया और उन दोनों को मौत के मुंह से बचा लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू समेत कई सख्तियां लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत हर शनिवार रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को बंद नहीं किया गया, लेकिन इन जगहों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा 30 जनवरी तक राज्य में किसी भी शादी समारोह में अब 100 के बजाय 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं संख्या सभी सामाजिक आयोजनों, रैली, प्रदर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी तय की गई है, यानी कि 50। लेकिन इनमें सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। यही नहीं, राज्य भर में रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है, जबकि बाजार, दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। और साथ ही खबर है कि 31 जनवरी के बाद गहलोत सरकार वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के लिए और सख्ती बरतेगी, ताकि कोरोना के मामलों में कमी यहां पर आ सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भारी बर्फबारी के बीच एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ ही देर में आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से दूर ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। शुरुआत में तो वहां काला धुआं नजर आ रहा था, जो कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यह आग लाखों का सामान स्वाहा कर चुकी थी।
ब्राजील के मिनस जेराइज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर झील में गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां झील में कई नाव चल रही थीं, जिनमें 2 नाव उसकी चपेट में आ गई। घटना के वीडियो में पहले पहाड़ का कुछ हिस्सा दरकता दिखा, जो पल भर में झील में 2 नाव के ऊपर जा गिरा। इसके गिरते ही पानी में तेज हलचल हुई। इस हादसे में नाव में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सौबात की एक बात यह कि वहां इस हादसे के बाद पहाड़ दरकने की जांच करने को कहा गया ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों। भोपाल में एक पुलिसकर्मी मूंछों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में लंबी मूंछ रखकर सरकारी सेवा नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में पुलिसकर्मी राकेश राणा को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भी निलंबित पुलिसकर्मी अपनी मूंछें नहीं कटवाने पर अड़ा रहा। राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्वाभिमान वाली बात भी है। नहीं सर, निलंबन स्वीकार करूँगा, मुझे नहीं कहता। कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुसा यासीन नाम की एक पाकिस्तानी नाव को अपने कब्जे में ले लिया। इस नाव में 10 लोग मौजूद थे, जिन्हें गुजरात के पोरबंदर लाया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जैसे मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। इसी कड़ी में डोडा में स्वास्थ्य कर्मी कई चुनौतियों का सामना कर अलग अलग स्कूलों तक पहुंचे, जहां उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से देश भर में हो चुकी है। इतनी बर्फ में और इतनी बारिश में जो डॉक्टर नर्सेज जो यहाँ पे आई हुई हैं चल के, उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बताया गया कि खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद डोडा और उसके आसपास के करीब 100 स्कूलों में वैक्सीनेशन हो चुका है। जितना जल्दी हो सके हमने इसको कवर करना है, ताकि आगे जो स्कूल खुलेंगे उससे पहले हम बच्चों को सेकंड डोज लगा दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और 2 बेटे समेत परिवार के 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि मुख्यमंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक स्कूल बस सड़क पर पलट गई, जिससे उसमें सवार 20 छात्र जख्मी हो गए। इन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से लुढ़क गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोनिल को फायदेमंद बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से काढ़ा पीने की भी अपील की। इन घरेलू चीजों से इस ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को बचाइए। स्वासारी और कोरोनिल एक टैबलेट जरूर खा लें, तो ये प्रिवेंशन का काम करेगा। जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के ने चाय का ठेला लगाने वाले एक बुजुर्ग पर गर्मा गर्म चाय उड़ेल दी। बताया गया कि आरोपी लड़का भी वहीं फलों का ठेला लगाता है, जिसका किसी बात पर इस चाय वाले से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में चाय के ठेले पर ही लात मार दी। लात पड़ते ही चूल्हे पर रखा चाय से भरा पतीला बुजुर्ग दुकानदार के ऊपर गिर गया। गरम चाय से झुलसा वो दुकानदार छटपटाता दिखा, जिस पर वहां खड़े एक आदमी ने तुरंत पानी डाला। मगर इतना सब होने के बावजूद उस आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई और फिर चाय वाले को धमकाता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सौबात की एक बात है कि मामूली विवाद में भी इस कदर लोग बौखला जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसके बाद वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बताया गया कि चाय से दुकानदार को जलाने का आरोपी भी पुलिस से बचता फिर रहा है। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में लोगों ने वहां की राजधानी बेलग्राद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम खनन से जुड़ी सभी प्लानिंग पर रोक लगाने की मांग की और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए। अचानक लोगों को हाईवे पर डटा देख वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। इस बीच एक ड्राइवर ने रास्ता रोके जाने का विरोध किया तो वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को तो आगे जाने दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को लौटना पड़ा। Da objavimo da nismo spremni da prodajemo svoju zemlju। वहाँ कई दूसरे शहरों से भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया।